हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 24 अगस्त तक होती रहेगी बारिश। अगले 3 दिन मौसम में कोई बदलाव नहीं। आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा को लेकर अलर्ट। झारखंड में 24 अगस्त तक कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया कि आगामी 3 दिनों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि 20 से 22 अगस्त तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 21 और 22 अगस्त को उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश से नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ सकता है। यह किसानों के लिए फसल की सिंचाई में लाभकारी साबित होगी, लेकिन वज्रपात और तेज हवाएं नुकसान भी पहुंचा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न रहने की सलाह दी है। साहेबगंज में ईडी की छापेमारी। कबाड़ व्यवसायी बबलू के ठिकानों पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने साहेबगंज जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला स्थित कबाड़ी व्यवसायी संतोष दास उर्फ बबलू गुप्ता के घर पर छापेमारी की है। 4 सदस्यीय टीम ने दबिश दी है। टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल है। मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे से कार्रवाई कर रही है। टीम घर में मौजूद कागजात, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि मामला पैसों की अवैध लेन देन और गोवा से जुड़े एक केस से संबंधित है। ईडी की टीम के अचानक पहुंचने से बंगाली टोला इलाके में हड़कंप मच गया। टीम ने घर पर दस्तक देने के बाद पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और अलग अलग कमरों में मौजूद कागजात खंगालने लगी। सूत्रों के अनुसार ईडी की कार्रवाई सीधे तौर पर गोवा में दर्ज एक मामले से जुड़ा है। साहेबगंज पहुंची यह टीम विशेष तौर पर इस केस से संबंधित दस्तावेज और सबूत तलाश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि यह मामला कबाड़ी व्यवसायी बबलू गुप्ता की बड़ी बेटी आंचल गुप्ता से संबंधित है। बताया जाता है कि आंचल करीब 1 महीने पहले ही गोवा से साहेबगंज लौटी थी। ईडी की नज़र उसी से जुड़े लेन देन और आर्थिक गतिविधियों पर है। हालांकि अभी तक एजेंसी ने आधिकारिक रूप से कुछ भी खुलासा नहीं किया है। कोडरमा घाटी में ट्रक और गैस टैंकर में टक्कर, एक की मौत। टक्कर के बाद खाई में गिरा ट्रक, टैंकर चालक घायल। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना NH 20 पर मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। कोडरमा घाटी में जमसोती नाला के पास लोहे की सीट से लदा ट्रक गैस टैंकर से टकराकर खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक मालिक के साला कुंदन यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गैस टैंकर का चालक प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बोकारो से पटना जा रहा ट्रक जैसे ही घाटी के तीखी मोड़ पर पहुंचा, सामने से आ रहे गैस टैंकर को देख चालक उमेश यादव अपना संतुलन खो बैठा। ट्रक पहले टैंकर से टकराए और फिर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय चालक और खलासी ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन कुंदन यादव ट्रक के केबिन में ही फंस गया और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक से शव को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2 दिनों में यह कोडरमा घाटी में तीसरा बड़ा हादसा है। सोमवार को हुए 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हुए थे। मृतक के बड़े भाई राज बल्लभ यादव ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रक उनके जीजाजी मुन्ना यादव का है। ट्रक में लोहे की सीट लदी हुई थी और वह बोकारो से कोडरमा होते हुए पटना जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस रूट में ट्रक आने की सूचना मिलने पर उन्होंने अपने छोटे भाई कुंदन को भी उसमें बैठकर आने के लिए कहा था। सुबह अचानक फोन पर हादसे की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि कुंदन ट्रक के केबिन में दबा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी है। भाई ने भावुक होकर कहा कि हादसे के समय कुंदन सो रहा था, अगर वह जागा होता तो शायद उसकी जान बच जाती। रांची में ड्रंक एंड ड्राइव ले रहा लोगों की जान, मौत के आंकड़े हैं भयावह। राजधानी रांची में ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से न सिर्फ सड़क हादसों में अचानक से तेजी आई है, बल्कि शहर में शराब पीकर मारपीट के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए DIG SSP रांची के द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
10 अगस्त को राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके में हुए सड़क हादसे ने यातायात सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 10 अगस्त को शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने 5 लोगों को कुचल डाला, जिसमें एक मासूम सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में चालक के द्वारा नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह पहली घटना नहीं है जिसमें शराब की वजह से 3 लोगों की जान गई है। पिछले 3 महीने के भीतर राजधानी रांची में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत शराब की वजह से हुए सड़क हादसों में हुई है। सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि रांची में सड़क हादसों में मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा। 2023 में 268 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई थी, जबकि 2024 में यह संख्या 294 हो गई थी। 2025 के पहले 6 महीने में ही सड़क हादसे में 286 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी औसतन हर महीने 47 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा रहे हैं। सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि जो हादसे सामने आ रहे उसमें सबसे ज़्यादा ड्रंक एंड ड्राइव के मामले हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं, साथ ही साथ गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अपने किसी काम से सड़क पर निकल रहे वे भी इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में बढ़ोतरी को लेकर डीआईजी सह एसएसपी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के बाद राजधानी में रात 9 बजे से लेकर देर रात तक ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान शुरू किया गया है। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों से भी सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। शराब घोटाले मामले में आईएएस विनय चौबे को एसीबी कोर्ट से मिली जमानत। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी कोर्ट ने बीएनएस की धारा 187(2) के तहत उन्हें जमानत दे दी है। विनय कुमार चौबे के अधिवक्ता देवेश आजमानी ने जानकारी दी कि उन्होंने कहा तय समय सीमा के भीतर एसीबी की ओर से चार्जशीट फाइल नहीं किया गया था, उसी को आधार बनाते हुए उन्होंने डिफॉल्ट बेल पिटीशन दाखिल किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि जमानत पर रहने के दौरान विनय चौबे को बिना अनुमति राज्य से बाहर नहीं जाना होगा। इसके अलावा मुकदमे की पूरी अवधि तक वे अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेंगे। अदालत ने 25-25 हज़ार रुपये के 2 निजी मुचलके भरने की शर्त भी लगाई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विनय चौबे को राज्य से बाहर जाना होगा तो उससे पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। विनय चौबे की गिरफ्तारी को 92 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एसीबी इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इसी वजह से उनकी जमानत याचिका मजबूत हुई और अदालत ने राहत देने का निर्णय लिया। इस दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा। एसीबी ने 20 मई को शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित भी कर दिया था। शराब घोटाले मामले में आरोपियों पर भादवी की अन्य धाराओं के साथ धारा 467 और 409 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामला पहुंचा राजभवन। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में आदिवासी अस्मिता और मानव अधिकारों से जुड़ा सूर्या हांसदा उर्फ नारायण हांसदा का इनकाउंटर अब राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में आ गया है। इस संवेदनशील मामले में मंगलवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार से औपचारिक मुलाकात की और मुठभेड़ की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल ने राज्यपाल को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। देवेंद्र महतो ने इनकाउंटर से जुड़े कई दस्तावेज, साक्ष्य तथा तथ्य भी राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान महामहिम ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच का सकारात्मक आश्वासन दिया। देवेंद्र नाथ महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, सूर्या हांसदा सामाजिक न्याय के लिए एक सशक्त आवाज थे। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकार की जन विरोधी नीतियों का लगातार विरोध किया। कई बार संवैधानिक चुनाव में हिस्सा लेकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनके जैसे व्यक्तित्व को शासन प्रशासन ने साजिश के तहत रास्ते से हटाने का काम किया है। एनडीआरएफ ने
खदान में डूबे युवक का शव 3 दिन बाद निकाला, मची चीख पुकार। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत करकट्टा गांव स्थित मधुपोन कंपनी के बंद पड़े खदान में नहाने के दौरान डूबे समीर कुमार का शव तीसरे दिन मंगलवार को निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद मंगलवार को दोपहर खदान के गहरे पानी से उसका शव खोज निकाला। रविवार को दोपहर 12 बजे समीर अपने घर से निकला था। इसके बाद वह अपने 2 दोस्तों के साथ खदान घूमने गया। खदान में समीर एवं उसके दोस्त किट्टू नहाने लगा। इसी दौरान समीर गहरे पानी में चला गया। किट्टू ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन बचा नहीं पाया। युवक के डूबने की सूचना मिलते ही नामकुम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार टीम के साथ खदान पहुंचे। शव निकालने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की जानकारी थाना प्रभारी ने वरीय अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम की दी। सोमवार की सुबह 9:30 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची। उसके गोताखोरों ने शाम 5 बजे तक समीर के शव की खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। मंगलवार सुबह दोबारा टीम खदान पहुंची और खोजबीन शुरू की। दोपहर 2 बजे के करीब टीम ने शव को बाहर निकाला। खदान से शव के बाहर निकलते ही वहां कोहराम मच गया। परिवार के सदस्य फूट फूट कर रोने लगे। परिजन बार बार समीर के साथ गए उसके दोस्तों को कोस रहे थे। एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकालने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए शव को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि खदान की गहराई काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने युवाओं व आम जनता से अपील की कि वे इस खदान में नहाने ना जाए। परिजन ने कहा कि अपने बच्चों को उधर जाने से रोके। सावधान, जल्द हटा ले वाहनों के शीशे से काला फिल्म वरना देना होगा जुर्माना। रांची पुलिस ने वाहनों के शीशे में लगे काले फिल्म को हटाने के लिए मंगलवार को अभियान चलाया। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के आदेश पर रांची शहर के अलग अलग हिस्सों में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा वाहनों के शीशे से काला फिल्म हटाने को लेकर अभियान शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस ने कई वाहनों को पुलिस ने रुकवाया और काला फिल्म लगे वाहनों से काला फिल्म हटाया और जुर्माना भी लगाया। पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वाहनों में काला फिल्म, प्रेशर हॉर्न, साइलेंसर को मॉडिफाई कर आवाज़ निकालकर वाहन चलाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी निर्देश के तहत अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। आईपीएस कुलदीप द्विवेदी बने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर। झारखंड कैडर के आईपीएस कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। कुलदीप द्विवेदी झारखंड के कई जिलों सहित एसएसपी रांची के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। झारखंड कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार सीबीआई के डीआईजी के रूप में कार्यरत कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। कुलदीप द्विवेदी झारखंड कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 17 जनवरी 2026 तक रहेगा, जब तक वे 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं कर लेते या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। बता दें कि फिलहाल आईपीएस कुलदीप द्विवेदी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। कुलदीप द्विवेदी राजधानी रांची के एसएसपी के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। कुलदीप द्विवेदी गढ़वा सहित कई जिलों में एसपी भी रह चुके हैं। कुलदीप द्विवेदी की छवि एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर की है। झारखंड में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कई दुर्दांत नक्सलियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया था और कईयों का इनकाउंटर भी किया है। झारखंड की रिया तिर्की बनी मिस यूनिवर्स झारखंड 2025। अब करेंगे इंडिया लेवल पर प्रतिनिधित्व। झारखंड की प्रतिभाशाली युवती रिया तिर्की ने अपनी सुंदरता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के दम पर मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का ताज अपने नाम कर लिया है। इस प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट में रिया ने प्रदेश की 20 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए यह खिताब जीता। इस उपलब्धि के साथ रिया अब मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। अगर वो यहाँ भी बाजी मारती है तो उन्हें थाईलैंड में आयोजित होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का परचम लहराने का मौका मिलेगा। इस आयोजन के दौरान प्रतिभागियों को कई चरणों में गुजरना पड़ता है, जिसमें रैंप वॉक, टैलेंट शो, प्रश्न उत्तर और व्यक्तित्व प्रदर्शन शामिल रहा। रिया तिर्की ने हर राउंड में अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। निर्णायक मंडल ने उनकी प्रस्तुतियों को सबसे संतुलित और प्रभावी करार देते उन्हें विजेता घोषित किया।
रिया तिर्की की जीत से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। इस प्रतियोगिता के आयोजकों ने कहा कि झारखंड की बेटियां लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही और रिया तिर्की की यह उपलब्धि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा साबित होगी। स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कथित जेएसएससी पेपर लीक मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा एसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाए रिपोर्ट की जांच। कथित जेएसएससी पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सीआईडी द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जाँच एक एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर और संवेदनशील मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से नहीं कराई जा सकती है। अदालत ने 15 दिन के भीतर नए जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं परीक्षा में असफल छात्रों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिसे कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वर्तमान में सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है और यह एक विश्वसनीय एजेंसी है, इसलिए जांच को जारी रहने दिया जाए। साथ ही उन अभ्यर्थी की ओर से भी पक्ष रखा गया जिनका दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है। उस पर कोर्ट ने कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा, लेकिन फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को निर्धारित किया है। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बड़बिल रांची फास्ट मेमू ट्रेन चलाने की अपील। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर झारखंड और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बड़बिल से रांची फास्ट मेमू ट्रेन का यथाशीघ्र परिचालन आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा, झारखंड के बड़ा जामदा, गुवा, नोआमुंडी, डोंगवा पोसी, झींकपानी, चाईबासा, राजखरसावा तथा बड़बिल उड़ीसा क्योंझौर जिला के कोल्हन क्षेत्र के आयरन ओर तथा बॉक्साइट की माल ढुलाई से चक्रधरपुर रेल मंडल वर्षों से भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला क्षेत्र है। बावजूद इसके इस क्षेत्र की एक बड़ी जनसंख्या रेल आवागमन की पर्याप्त सुविधा से वंचित है। सड़क मार्ग से सफर करने पर क्षेत्र की ग्रामीण जनता को किराए के रूप में अधिक खर्च का वहन भी करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, कोल्हन क्षेत्र के लिए रांची से सीधी रेल सेवा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही। आवश्यक है कि बड़बिल से रांची फास्ट मेमू ट्रेन के संचालन के लिए शीघ्र रेक आवंटन कर ट्रेन परिचालन आरंभ किया जाए। इससे बड़ी संख्या में यात्री लाभान्वित होंगे। झारखंड वासियों को बारिश से नहीं मिलने वाली है राहत, पूरे सप्ताह बरसेगी वर्षा। इस साल मानसून ने पूरे झारखंड को बारिश से सरोवर कर दिया है। शायद ही कोई दिन हो जब बारिश ना हुई हो। रांची में तो 19 अगस्त से ही सर्दी वाली फीलिंग आने लगी है। आने वाले कई दिनों तक बारिश से निजात मिलना मुश्किल है। मौसम केंद्र रांची ने तो 25 अगस्त तक कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केंद्र के मुताबिक उड़ीसा के दक्षिण तटीय इलाके में डिप्रेशन बना हुआ है। इसका असर झारखंड पर पड़ सकता है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 20 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं तेज हवाओं और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। 21 अगस्त को उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के अलावा रांची, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकता है। लिहाजा अगले दोनों दिनों तक प्रभावित क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। खास बात है कि 22 अगस्त को उत्तर पश्चिमी यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस दिन उत्तर मध्य इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। धनबाद में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस दिन उत्तर मध्य इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 23 अगस्त को उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, सिंहभूम, सिमडेगा में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 24 अगस्त और 25 अगस्त को राज्य के उत्तर भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। एक्शन में चंपई सोरेन किया ऐलान, 24 अगस्त को रिम्स 2 की जमीन पर चलाएंगे हल। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य की महागठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंपई सोरेन ने ऐलान किया कि वे नगड़ी के किसानों का समर्थन करेंगे। 24 अगस्त को ग्रामीणों के हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन में शामिल होंगे। रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर हल चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2013 में जमीन अधिग्रहण कानून, CNT एक्ट और ग्राम सभा के नियमों का
पालन नहीं किया गया है। वे मंगलवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चंपई सोरेन ने राज्य के महागठबंधन सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी के हितों की अनदेखी कर रही और उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रही। कहा कि सरकार रिम्स 2 निर्माण के लिए आदिवासियों की जमीन अनुचित तरीके से ले रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार के पास स्मार्ट सिटी में सैकड़ों एकड़ जमीन उपलब्ध है तो फिर सरकार आदिवासियों की जमीन क्यों छीनना चाहती है। नगरी में किसानों ने पिछले साल तक खेती की थी, लेकिन अब उस जमीन पर तार की बाड़ लगाकर उन्हें जाने से रोक दिया गया है। चंपई सोरेन ने सवाल उठाया कि जब अधिग्रहण की कोई वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो किसानों को खेती से रोकने का आदेश किस आधार पर जारी किया गया है। सरकार आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी कर रही और उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। चंपई सोरेन ने सूर्या हांसदा के इनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा आदिवासी था, इसलिए मार दिया गया। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। रांची विश्वविद्यालय की बड़ी पहल, ऑनलाइन प्रक्रिया से मिलेगी डिग्री, छात्रों की वर्षों की परेशानी होगी दूर। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां लंबे समय से लंबित रहने के कारण लाखों छात्र छात्राएं परेशानी झेल रहे हैं। रोजगार हो या उच्च शिक्षा में प्रवेश, डिग्री के अभाव में वे बार बार बाधाओं का सामना कर रहे हैं। वर्षों से विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर छात्रों में नाराजगी बढ़ी है। इसके निदान के लिए अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई पहल की है। इन विद्यार्थियों को राहत देते हुए रांची विश्वविद्यालय ने डिग्री वितरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह व्यवस्था शुरू होते ही छात्रों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे वो ऑनलाइन प्रक्रिया से स्टूडेंट अपनी डिग्री हासिल कर सकेंगे। रांची विश्वविद्यालय में करीब 5 लाख डिग्रियां अब तक विद्यार्थियों को नहीं मिल पाई है। इन डिग्रियों के अभाव में छात्र नौकरी के आवेदन से लेकर उच्च शिक्षा की प्रक्रिया तक में पिछड़ रहे हैं। कई बार वे प्रमाण पत्र की जगह प्रोविजनल का सहारा लेते हैं, लेकिन यह हर जगह मान्य नहीं होता। ऐसे में डिग्री ना मिलना उनके भविष्य पर भारी पड़ रहा है। बता दें कि डिग्री वितरण को लेकर रांची विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि झारखंड के कई अन्य विश्वविद्यालय में भी छात्र लंबे समय से परेशान रहे हैं। लेकिन रांची विश्वविद्यालय का यह कदम विद्यार्थियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। अगर ऐप और ऑनलाइन पोर्टल समय पर शुरू हो जाते तो लाखों छात्रों को वर्षों की प्रतीक्षा से मुक्ति मिलेगी। छात्रों का कहना है कि यदि यह व्यवस्था सही ढंग से लागू होती है तो उन्हें न केवल विश्वविद्यालय आने जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, बल्कि समय पर डिग्री प्राप्त कर वे अपने भविष्य की राह में आने वाली सबसे बड़ी बाधा से भी मुक्त हो सकेंगे। पलामू के कस्तूरबा विद्यालय में फूड पॉइजनिंग मामले की जांच के आदेश। पलामू जिले के तरहसी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सोमवार की सुबह का नाश्ता करने के बाद कई छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई थी। 5 छात्राओं को बेहतर इलाज के लिए MMCH मेदिनी राय में भर्ती कराया गया। इसमें एक छात्र की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई थी। जिला प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है। जिला शिक्षा अधीक्षक सौरभ प्रकाश ने कहा कि स्कूल में छात्राओं को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्कूल प्रबंधन की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मियों व वार्डन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच चतरा के सांसद कालीचरण सिंह के निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि ललित मेहता ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित छात्राओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित छात्राओं से मिलकर उनका हालचाल जाना। मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई के लिए सप्ताह में 2 विशेष दिन तय। रांची सिविल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग PMLA के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए सप्ताह में 2 विशेष दिन तय किया गया है। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। प्रधान न्यायायुक्त के आदेश के मुताबिक अपर न्यायायुक्त 18 CBI और PMLA के विशेष न्यायाधीश श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हर बुधवार और शनिवार को सुने जाएंगे। वहीं अपर न्यायायुक्त प्रथम PMLA के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में यह सुनवाई हर महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को होगी। आदेश में यह भी कहा गया कि यदि निर्धारित दिन अवकाश पर पड़ता है तो अगली कार्य दिवस को मामले के लिए जाएंगे। विकास के वादों पर केक से कटाच, 2 महीने बाद भी नहीं बना पुल, ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में जताया विरोध। खूंटी जिले में तोरपा कोलेबेरा मार्ग पर बनई नदी पर बना पुल टूटे आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।
पेलोल गांव के पास स्थित यह पुल 19 जून 2025 को ढह गया था। इसके बाद से ना तो किसी तरह का डायवर्सन तैयार किया गया और न ही नए पुल के निर्माण की शुरुआत हुई है। निराश ग्रामीण ने प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ अनोखा तरीका अपनाते हुए केक काटकर विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों का कहना है कि आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने पर मुकदमे झेलने पड़ते हैं, इसलिए इस बार उन्होंने शांतिपूर्ण लेकिन व्यंग्यात्मक रास्ता चुना है। ग्रामीणों की इस अनोखी पहल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुल के टूटने से पूरे इलाके की जिंदगी जैसे थम सी गई है। किसान खाद बीज लाने से लेकर उपज बाजार तक पहुंचाने में जुट रहे। स्कूली बच्चों के लिए नदी पार करना रोज की मुसीबत बन चुका है। गर्भवती महिलाएं और बीमार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। दुकानदारों और छोटे व्यापारियों के लिए तो यह संकट रोजी रोटी पर सीधा वार बन गया है। स्थानीय विधायक राम सूर्या मुंडा ने डायवर्सन निर्माण का शिलान्यास कर भरोसा दिलाया था कि सावन की पहले सोमवार से काम शुरू होगा, लेकिन वो वादा भी बाकी आश्वासनों की तरह अधूरा रह गया। विधि व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने किया बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। विधि व्यवस्था को लेकर डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी और डीएसपी शामिल हुए। इस दौरान एसएसपी ने पिछले महीने दिए गए निर्देशों की सभी थाना प्रभारियों से बारी बारी से समीक्षा की गई। आगामी महीने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध, काली फिल्म वाली गाड़ियों पर कार्रवाई, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, महिला सुरक्षा, अवैध बालू खनन पर कार्रवाई, छिनतई की घटनाओं पर रोक, संगठित अपराध गिरोह पर नजर, लंबित वारंट का निष्पादन, पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन शामिल। इसके अलावा एसएसपी ने पिछले 1 साल में जेल से छूटे अपराधियों के सत्यापन पर भी चर्चा की। साथ ही छिनतई, दुष्कर्म, पोस्को, चोरी, लूट और संपत्ति से जुड़े अन्य अपराधों का पर्दाफाश करने पर जोर दिया गया। जुआ और शराब के अड्डों पर छापेमारी करने के लिए भी निर्देश दिए गए। अनुसंधान नियंत्रण में लंबित संपत्ति अपराधों और यूडी मामलों की समीक्षा की गई और उनके निपटारे की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिया गया। अंत में पिछले महीने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। झारखंड से बिहार ले जाए जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। झारखंड से बिहार ले जाए जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुआ है, साथ ही 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। मंगलवार को एसपी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि एक गुप्त सूचना मिली कि एक सफेद रंग का अशोक लीलैंड पिकअप वैन पर अवैध अंग्रेजी शराब लेकर बिहार जा रहा। इस सूचना के आधार पर रामगढ़ के थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी ने टीम के साथ छतर मांडू स्थित MR सन्स मोटर्स यार्ड में छापेमारी की। वहां उन्हें एक सफेद रंग का अशोक लीलैंड पिकअप वैन मिला। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब वैन की जांच की तो उन्हें डाला के ऊपर कुछ प्लास्टिक की खाली ट्रे मिली। जब इन ट्रे को हटाकर देखा गया तो डाला के फर्श पर लोहे की चादर की एक प्लेट लगी हुई थी। प्लेट को हटाने पर एक गुप्त बॉक्स मिला जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और कैन बियर छिपाई गई थी, जिनमें 175 पीस रॉयल स्टेज, 600 पीस कैन बियर। मौके पर गाड़ी के चालक और मालिक मोहम्मद और खलासी नाजिर हुसैन को पकड़ा गया। दोनों ने खुद को जहानाबाद का निवासी बताया। झारखंड में खुदरा शराब की 104 दुकान समूह के लिए अब तक किसी ने नहीं दिया आवेदन। राज्य सरकार द्वारा जारी शराब दुकानों की नीलामी के दौरान अब तक 104 दुकान समूह के लिए किसी ने भी आवेदन नहीं दिया है। राज्य के 24 में से 6 जिलों को भी सभी दुकान समूह के लिए आवेदन मिले हैं। शराब दुकानों की नीलामी में हिस्सा लेने की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। सरकार की उत्पाद नीति 2025 के तहत कुल 1343 शराब दुकानों को 560 दुकान समूह में बदला है। इसके बाद 8 अगस्त से इन दुकानों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन मांगा है। अब तक 560 शराब दुकानों के समूह में सिर्फ 456 दुकान समूह के लिए लोगों ने आवेदन दिया है। अब तक सिर्फ 104 शराब दुकानों के लिए किसी ने आवेदन नहीं दिया है। राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकान समूह बनाने की प्रक्रिया डॉक्टर DK तिवारी की अध्यक्षता में बनी नीति के तहत की जाती है।
राज्य गठन के बाद शराब से मिलने वाले राजस्व के मुद्दे पर काफ़ी विवाद कायम रहा। खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की नीलामी के दौरान शराब व्यापारियों द्वारा उन दुकानों की नीलामी में हिस्सा नहीं लिया जाता था जिन इलाकों की दुकान की बिक्री कम हुआ करती थी। डॉक्टर DK तिवारी की अध्यक्षता वाली समिति ने इस स्थिति से निपटने के लिए दुकानों का समूह बनाकर नीलामी करने का सुझाव दिया था। इसी के आलोक में उत्पाद नीति 2025 में कम बिक्री वाले दुकानों की भी नीलामी के लिए दुकानों का समूह बनाया गया है। 12वीं पास छात्रों के लिए टेक 20 से जुड़कर करियर की शुरुआत करने का सुनहरा मौका। 19 से 21 अगस्त तक चलेगा कैंप। झारखंड सरकार और HCL टेक के बीच हुए MOU से अब झारखंड राज्य के 12वीं पास छात्रों को IT क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा। गौरतलब है कि जून महीने में झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और HCL टेक की सहयोगी इकाई HCL TCS के बीच प्लेसमेंट लिंक्ड बेस्ड प्रोग्राम टेक बी के लिए MOU हुआ। 12 महीने के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 12वीं पास वैसे छात्र शामिल हो सकेंगे जिन्होंने जैक बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक या CBSE ICI बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% अंकों के साथ साइंस और गणित के साथ उत्तीर्ण किया हो। चयनित विद्यार्थियों को लखनऊ, नोएडा, मदुरई, विजयवाड़ा में से किसी एक स्थान पर 6 महीने की आवासीय ट्रेनिंग करनी होगी। इसके अतिरिक्त 6 महीने का प्रशिक्षण नोएडा, लखनऊ, मदुरई, विजयवाड़ा, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर में से किसी एक स्थान पर करना होगा। 6 महीने की आवासीय ट्रेनिंग के बाद HCL TCS द्वारा अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर अभ्यर्थियों को कंपनी के द्वारा नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालय में अवसर प्रदान किए जाएंगे। धनबाद में बस व पिकअप में भिड़ंत, कई यात्री घायल, 5 गंभीर। धनबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ। पुरुलिया से धनबाद होते हुए गिरिडीह जा रही बस व ओवरलोड पिकअप वैन के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस पर सवार कई यात्री घायल हो गए। इनमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस भी पहुंची और घायलों को बस से निकालकर इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH ले जाया गया। अब तक 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत गंभीर है, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। इसमें कई लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने मौके पर राहत और बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने वाहन को जब्त कर घटना की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।